हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना बांदा में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, फिजिक्स में हम लोग काफ़ी दिनों से लगातार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं और आज उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि गॉस लॉ का यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे फाइंड करना है जब आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सिमेट्रिकल। और हम लोगों ने डिफरेंट केस देखे थे। लास्ट जो लेक्चर था हम लोगों का वो बेसिकली किस पर बेस्ड था? पूरा आईआईटी के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट पर। हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो और जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो। आज हम लोग मूव करने जा रहे हैं डाइपोल की तरफ। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे डाइपोल। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल आप कह सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? वैद्युत द्विध्रुव। इलेक्ट्रिक डाइपोल आज हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या होती है, और उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लगने वाला टॉर्क। ये आज का हम लोग का टास्क है और मोस्ट प्रोबेबली आज हम लोग पोटेंशियल भी स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए देखिए, डाइपोल क्या है। डाई का मतलब दो, पोल का मतलब पोलरिटी। जैसे आपने चार्ज देखा था, चार्ज दो तरह के होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी देखिए डाइपोल कब बनेगा? जब आपके पास दो चार्ज हों, एक माइनस क्यू हो और एक प्लस क्यू हो। खास बात ये रहेगी कि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम, क्यू क्यू। पोलरिटी क्या रहेगी? डिफरेंट। तभी ये क्या बनेगा? डाइपोल। दो तरह के पोल हों और वो वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हुए हों। तो बीच की डिस्टेंस क्या मान लेते हैं इनकी? 2L। तो ये जो आपका सिस्टम बना है, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं? व्हेन टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट पोलरिटी आर प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस। सबसे मेन चीज क्या है यहाँ पर? वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ये डिस्टेंस बहुत ही छोटी होनी चाहिए और इसी एजम्पशन का हम लोग यूज करके आगे डेरिवेशन भी करेंगे। When two charges of same magnitude and opposite polarity are placed at very small distance, then the system is known as electric dipole. अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल ये हो गया डेफिनेशन। एक होता है आपका डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। क्लियर है ना? द्विध्रुव आघूर्ण। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, कुछ लोग स्मॉल पी से, कुछ लोग कैपिटल पी से। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है Q इंटू 2L। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? मैग्नीट्यूड तो आपने बता दिया, डायरेक्शन होती है निगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर है? निगेटिव टू पॉजिटिव। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब निगेटिव टू पॉजिटिव, इस तरह। क्लियर है ना? रिलेवेंस के लिए आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से होती है? पॉजिटिव टू निगेटिव। डाइपोल मोमेंट निगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया। अगर इसका मात्रक लिखना हो यानी कि यूनिट लिखनी हो तो चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम, और डिस्टेंस की मीटर, कैपिटल C स्मॉल m। क्लियर है ना? ध्यान ये देना है कि दो में से कोई भी एक चार्ज ले लीजिए, क्योंकि दोनों चार्ज बराबर हैं। मैग्नीट्यूड लेना है केवल और उनके बीच की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान ये देना है कि डिस्टेंस हमने 2L मानी है। ठीक है ना? ये नहीं कि आप डिस्टेंस को L मानकर 2 से मल्टीप्लाई कर दें। बेसिकली ये क्या है? डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस दी हुई होगी, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, जो भी दी होगी वो यहाँ रखनी है। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन चार्ज। अब आप सेपरेशन को L मानेंगे तो यहाँ Q इंटू L आ जाएगा, 2L मानेंगे तो 2L आ जाएगा, D मानेंगे तो D आ जाएगा। सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। क्लियर है? सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, ये आपका क्या हो गया? डाइपोल मोमेंट। अब हमारा काम तो यही है, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो हमारा काम ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना डिफरेंट टाइप्स के लिए। तो अब आ जाते हैं किस पर? पहले हम लोगों ने देखी पॉइंट चार्ज के लिए देखा, फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखा, तो हमें मदद पड़ी किसकी? गॉस लॉ की। तो गॉस लॉ की मदद से हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व किए। पहले किसके लिए देखा था? स्ट्रेट वायर के लिए, फिर प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए, फिर स्फीयर में हमने बहुत सारे केस देखे।
एक कंडक्टिंग स्फीयर का नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हॉलो भी है, कैसा है, सॉलिड भी है, और डिफरेंट डिफरेंट सब प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया गया है। तो चलिए अब हमें देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें देखिए दो केस होते हैं। पहला, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अक्षीय स्थिति, द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या है समझते हैं और डेरिवेशन को भी परफॉर्म करते हैं। ये मान लीजिए आपके पास एक माइनस क्यू चार्ज है और ये एक प्लस क्यू चार्ज है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, मान लीजिए 12। ये इनका क्या है, सेंटर, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, L, और ये डिस्टेंस भी L। इसके सेंटर O से x डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है आपका, मान लीजिए नाम A। ये देखिए ये डाइपोल की एक्सिस है, इस एक्सिस पर एक पॉइंट है, ये पूरी एक्सिस होगी इनकी। इस एक्सिस पर एक पॉइंट है A, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्लियर है, यहाँ पर क्या निकालनी है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, डेरिवेशन करते वक्त हम इस चार्ज को इंडिविजुअल चार्ज मानेंगे, इस चार्ज को भी इंडिविजुअल चार्ज मानेंगे। फिर जो रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट से हम ये समझेंगे कि कंबाइंडली रिजल्ट क्या आ रहा है। तो देखिए अगर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है तो हम लोग करते क्या हैं, समझिए बात को। डिफरेंट डिफरेंट चार्ज की वजह से वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और उसका क्या करते हैं, वेक्टर सम, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस चार्ज की वजह से भी होगी और इस चार्ज की वजह से भी होगी। इसकी वजह से कहाँ होगी, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, आउटवर्ड होगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैंने आपको तरीका बताया था, जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज उठाकर रख दो। उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जहां फोर्स लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो ये प्लस क्यू इसको क्या करेगा, रिपेल। तो इस तरफ फोर्स लगा तो इसी तरफ फील्ड, किसकी वजह से, प्लस क्यू की वजह से। ये माइनस क्यू इस प्लस क्यू नॉट को क्या करेगा, अपनी तरफ बुलाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चली गई, ऐसे, माइनस क्यू की वजह से। अब ये इसको हटा दो, इसका काम खत्म। इसका काम केवल ये है बताना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। यानी कि पॉइंट ए पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही हैं, एक प्लस क्यू की वजह से, एक माइनस क्यू की वजह से, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि ई ए जो होगा वो ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू। जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनको ऐड कर देते हैं, और जब दो वेक्टर किसी एंगल पर होते हैं, किसी एंगल पर होते हैं तो उनका जो सम आता है, उस सम को भी तरीका निकालना आप जानते हैं क्या होता है, पैरेललोग्राम मेथड। r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। भाई तीन ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो एक ही दिशा में जा रहे होंगे, या विपरीत दिशा में जा रहे होंगे, या एक दूसरे से किसी कोण पर जा रहे होंगे। तो कोण के लिए ये फॉर्मूला, और बाकी आप जानते हैं कि दो लोग साथ चल रहे हैं तो सीधे सीधे जोड़ दीजिए, अपोजिट हैं तो घटा दीजिए। अब टास्क है हमारा E प्लस क्यू और E माइनस क्यू निकालना। तो चलिए, प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्या होगी, के क्यू, और डिवाइड में क्या होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, पूरी डिस्टेंस x है, x में से अगर मैं ये l घटा दूँ तो ये डिस्टेंस मुझे मिल जाएगी। तो यानी कि x माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस लगाया भैया, माइनस क्यू की वजह से देख लीजिए तो क्या हो जाएगा, के क्यू बटे यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, देखिए यहाँ तक की x और ये l, तो l प्लस x, तो यानी कि
एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है? चलिए तो देखिए ई ए बराबर के क्यू को कॉमन ले लीजिए जरा, 1/x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस एल का होल स्क्वायर। एलसीएम लीजिए तो ई ए बराबर के क्यू x माइनस एल का होल स्क्वायर x प्लस एल का होल स्क्वायर, यहाँ क्या चला जाएगा x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस x माइनस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है? चलिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, जरा इसको ओपन कर लीजिए तो देखिए ई ए बराबर के क्यू बाहर है, लिखा रहने दीजिए, x प्लस एल का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2lx माइनस एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाहर माइनस से होना तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्या हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 2lx और डिवाइड में जो लिखा है क्या देखिए, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर पहले से लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक स्क्वायर और आ जाएगा, ये हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कटेगा, तो ई ए बराबर के क्यू 2lx प्लस 2lx तो 4lx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना है, आंसर तो आ चुका है। ये 4 को मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू 2, ठीक है, तो लिख रहा हूँ k इंटू 2 इंटू क्यू इंटू 12 इंटू एक्स, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देख लीजिए ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो 4lx और kq वही चीज़ लिखी हुई है। अब यहाँ पर हम लोग जो एजम्पशन था उसका एजम्पशन को लगाने वाले हैं, सिंस l इज़ वेरी वेरी लेस देन x, या सीधे सीधे एल स्क्वायर लिखिए, सो एल स्क्वायर टेंड्स टू 0। देखिए ये कैसे हुआ, आपने कहा था डाइपोल को जब डिफाइन किया था कि दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस बहुत छोटी होनी चाहिए, यानी कि जो ये 12 था ये बहुत छोटा, जब 12 बहुत छोटा तो l उसका आधा है तो और छोटा, और किसी छोटे नंबर का जब आप स्क्वायर करते हैं तो वो और छोटा हो जाता है, तो ये एल स्क्वायर क्या हो गया बहुत छोटा, x पहले से बड़ा है उसका स्क्वायर कर दिया तो वो और बड़ा हो गया, तो मतलब ये बड़ा होता जा रहा है ये छोटा होता जा रहा है, तो इसको क्या मान लिया इसके कंपेयर में 0। अरे मान लो ये 10,000 है और ये 1 है, तो 10,000 की तुलना में 1 को क्या मान सकते हैं, नेग्लिजिबल नगण्य मान सकते हैं, तो मान लिया। ठीक है, एंड P बराबर क्या होता है Q इंटू 2L, डाइपोल मोमेंट डिफाइन किया था ना, बस ये वैल्यू उठाकर रख दीजिए यहाँ पर। देखिए ई ए क्या आने वाला है K इंटू 2, Q इंटू 2L की जगह लिखा मैंने P, और क्या लिखा है X। अब ये L स्क्वायर 0 तो क्या बचा x स्क्वायर की पावर 2 यानी कि x की पावर 4, एक x से एक x क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो ई ए क्या आ जाएगा हमारा K 2P अपॉन एक्स क्यूब, या आप इसको लिख सकते हैं ई ए बराबर 1/4 पाई एप्साइलन नॉट, या केवल एप्साइलन क्योंकि मीडियम हमको नहीं मालूम है क्या है, 2P अपॉन एक्स क्यूब। क्लियर है ना, ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। क्लियर है, 2P अपॉन एक्स क्यूब, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नीचे दिख रहा है सबको? ठीक।
चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, या इसी को बोलते हैं ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। चलिए सेकंड क्या है, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। इसी को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को क्या बोलते हैं, इसी केस को हम लोग इक्वेटोरियल प्लेन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ डाइपोल। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए क्या होने वाला है, फिर से क्या लेना है, फिर से क्या लेना है, एक डाइपोल। तो ये माइनस क्यू, ये आपका प्लस क्यू, ये इनको मिला दिया, ये इनका सेंटर है, ये डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस L, इनके सेंटर से x डिस्टेंस ऊपर एक पॉइंट लिया A। कितनी डिस्टेंस ऊपर, x डिस्टेंस। वहां पर भी सेंटर से x डिस्टेंस इधर लेते थे, इस बार सेंटर से x डिस्टेंस ऊपर चले गए। तो यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से वही कॉन्सेप्ट लगेगा, इसकी वजह से, इसकी वजह से। तो चलिए जरा इन दोनों को मिला देते हैं, इसको यहां से मिला दिया और इसको यहां से मिला दिया। क्लियर है, ये आपका पॉइंट है, मान के चलिए A। अब इस A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है। अब ये बताइए कि इस माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, क्या इस तरफ होगी? अगर मैं यहाँ प्लस क्यू नॉट रख देता हूँ तो इसको अट्रैक्ट करेगा ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चली गई, ऐसे। किसकी वजह से, E माइनस क्यू की वजह से। अच्छा, प्लस क्यू की वजह से कैसे होगी, ऐसे, E प्लस क्यू की वजह से। सही है कि नहीं? इसको जरा ऐसे खिंचा दीजिए। क्लियर है? अब देखिए, मान लेते हैं कि ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये थीटा है। तो ये एंगल अगर थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा हो जाएगा? ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी क्या है, थीटा है। तो ये वाला एंगल भी क्या होने वाला है, बताइए, थीटा। क्लियर है ना? ये एंगल भी क्या होने वाला है, थीटा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, कौन सी, प्लस क्यू और माइनस क्यू, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? क्या ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी? देखिए के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस देखिए, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस अगर आपको निकालनी है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और यही केस यहाँ पर भी आएगा, ये डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है ना? हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आपकी सेम है। अच्छा, अगर मैं देखिए मान लेते हैं, देखिए लिख लेते हैं पहले, चलिए, E प्लस क्यू क्या आने वाली है, के क्यू अपॉन अंडर रूट, या छोड़ दीजिए इसको, इस डिस्टेंस को मैं मान रहा हूँ R, तो ये डिस्टेंस भी क्या है, R, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। E माइनस क्यू भी क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इन दोनों को मिलाकर मैंने मान लिया E। क्लियर है? इन दोनों को मिलाकर मैंने मान लिया E। अब ये जो यहाँ का इस पॉइंट का डायग्राम है, मैं इसको फिर से बना रहा हूँ। देखिए ये आपका पॉइंट है A, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आई हुई है E, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गई हुई है E, ये बीच की लाइन है, ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है। अब अगर E का मुझे कंपोनेंट करना हो तो जिस लाइन से, देखिए जिस लाइन से एंगल बनता है उस तरफ क्या जाता है, कॉस थीटा। अच्छा, तो यानी कि यहाँ क्या जाएगा, E कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर क्या जाता है,
ई साइन थीटा। इसके लिए हो गया। जरा इसको देखिए, इस वाली लाइन से क्या बना रहा है थीटा, तो इस तरफ क्या जाएगा ई कॉस थीटा, और इस तरफ क्या जाएगा ई साइन थीटा। देखिए ये दोनों बराबर हैं और क्या है अपोजिट हैं, तो क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, क्या बचेगा केवल ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ई ए, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बच रही है वो क्या बच रही है 2e कॉस थीटा। ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा कितना हो गया 2e कॉस थीटा। बस अब आपको ई की वैल्यू और थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए 2 ई कितना है, ये दोनों ई हैं, किसी की भी वैल्यू लिख लीजिए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। अच्छा चलिए आइए कोई ट्राइंगल देखते हैं, इसका नाम ए है, इसका नाम बी दे दीजिए, इसका नाम सी दे दीजिए। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, जरा कॉस थीटा देखिए कितना होगा। कॉस थीटा क्या होता है भाई बताइए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो L बाई आर, इसको उठाकर रख दीजिए यहाँ। तो ई ए क्या हो जाएगा 2 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और L बाई आर। तो क्या हो जाएगा देखिए ई ए बराबर के क्यू 2L अपॉन आर क्यू। अब लेकिन हमें आर के टर्म में नहीं आंसर निकालना भाई, हमें तो ये दिया होगा ना कि डाइपोल से 10 सेंटीमीटर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, यानी कि हमें x दिया है और डाइपोल की लेंथ दी होगी, तो हमें x और l के टर्म में निकालना है। तो हम बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या कर देंगे इसको सब्स्टिट्यूट, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और आर किसके बराबर होगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। तो देखिए ये आर क्यूब है यानी कि आर स्क्वायर इंटू आर, तो एक बार ये एक बार ये, तो चलिए ई ए क्या हो जाएगा देखिए के क्यू इंटू 2L क्या होता है P अपॉन आर क्यूब, तो एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। क्लियर है ना, ये पावर 1/2, ये पावर 1, तो पूरी पावर कितनी हो जाएगी 3/2 के पी अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। फिर से वही एजम्पशन, सिंस एल स्क्वायर इज लेस देन एक्स स्क्वायर, तो एल स्क्वायर इज टेंस टू 0। तो यहाँ क्या बचेगा देखिए एल स्क्वायर 0 हो गया, एक्स की पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ मैं सीधे आंसर लिख रहा हूँ ई ए बराबर के पी अपॉन एक्स क्यूब। वहाँ पर क्या आया था के 2p अपॉन एक्स क्यूब, इसको और क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन एक्स क्यूब। वहाँ पर 2p अपॉन एक्स क्यूब, यहाँ पर p अपॉन एक्स क्यूब, जरा नोट कर लीजिए इसे। और यहाँ से आपको एक रिलेशन मिलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस इज 2 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए वहाँ पर कितना था 2p, यहाँ पर कितना है p, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यही आ जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है तो वहाँ पर कितनी होगी। ठीक है ना।
चलिए आगे बढ़ा जाए। अब डाइपोल का एक आखिरी केस और बचता है। टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको लिख लीजिए प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बनाना सिखाया गया था, तो चलिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। कैसी बनती हैं? पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइन। चलिए, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई जो कि इस डायरेक्शन में है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक मुझे क्या रखना है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक मुझे रखना है डाइपोल। तो मैंने एक डाइपोल ऐसे रख दिया, ठीक है। ये है -q और ये है +q, ठीक है। ये डाइपोल मान लिया कि एंगल कितना है? थीटा। अब देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ कि डेरिवेशन करते वक्त हम लोग यही कंसीडर कर रहे हैं कि ये अलग है, ये अलग है। डिस्टेंस इसकी बीच की कितनी है? 2l ही है। ये इसका सेंटर है कितना? O, तो ये डिस्टेंस भी l और ये डिस्टेंस भी l। क्लियर है? चलिए, अब देखिए, ये जो है +q चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस पर एक फोर्स लगेगा कितना? आप जानते हैं F बराबर QE, और पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स कहाँ लगेगा? फील्ड की डायरेक्शन में। तो इस पर एक फोर्स लगा, ये कितना? QE। निगेटिव चार्ज है, इस पर ही फोर्स कितना लगता है? QE, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। कहाँ लगता है? अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखिए, टॉर्क कब आता है? जब दो फोर्स हों। जब दो फोर्स हों, मतलब ये कपल एक बन रहा है ना। देखिए, दो फोर्स हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, डायरेक्शन में अपोजिट हैं, और लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। अगर दो फोर्स ऐसे होते, मान लीजिए जैसे एक ये QE है और एक ये QE है, तो यहाँ पर क्या कोई टॉर्क है? नहीं है, क्योंकि इन फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन भी क्या है? सेम है। ये भी इसी लाइन पर लग रहा है, ये भी इसी लाइन पर लग रहा है, और ये इस तरफ है, ये इस तरफ है। किसी चीज़ को आप देखिए, टॉर्क का मतलब क्या है? किसी को घुमाना। अब मान लीजिए ये मार्कर है, इसको आप ऐसे पकड़ के खींच रहे हैं और एक ऐसे पकड़ के खींच रहा है, तो ये कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, यही सही रहेगा, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल हैं, नेट फोर्स 0। लेकिन अगर ये ऐसे है, अब एक फोर्स इसको ऐसे ले जा रहा है, एक फोर्स इसको ऐसे ले जा रहा है, तो अब देखिए ये ऐसे घूम जाएगा। ये एक फोर्स ऐसे, एक फोर्स ऐसे। तो घुमाने के लिए हमको दो फोर्स चाहिए और उनकी लाइन ऑफ एक्शन भी क्या होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। तो टॉर्क आप जानते हैं, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, टॉर्क टाउ से डिनोट करते हैं, क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्लियर है? तो देखिए, एक टॉर्क आएगा इस वाले फोर्स की वजह से, ठीक है ना। एक टॉर्क आएगा इस वाले फोर्स की वजह से। अब जरा इन टॉर्क की डायरेक्शन देखते हैं क्या होंगी। अगर मैं इस वाले को भूल जाऊं, केवल O से यहाँ तक देखिए, तो ये ऐसे आपने इसको पकड़ा हुआ है और ये फोर्स ऐसे लग रहा है, तो क्या इसको ऐसे घुमाएगा? देखिए, इसको अगर आप पकड़ के ऐसे घुमाएंगे तो ऐसे घूमेगा, तो यानी कि ये क्या हो गया आपका? τ1 कैसा? क्लॉकवाइज। अब इसको भूल जाइए, O से फिक्स करिए और इसको ऐसे करिए, देखिए ऐसे घूमेगा, कहाँ जाएगा? इस तरफ। तो ये क्या हो गया आपका? τ2। ये भी क्या है? क्लॉकवाइज। तो यानी कि जो नेट टॉर्क है वो कैसा है? τ1 + τ2, क्योंकि दोनों टॉर्क किसमें है? सेम डायरेक्शन में। क्लियर है?
अब देखिए ये टॉर्क क्या होगा, पहला वाला फोर्स क्यू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये प्लस यहाँ भी क्या होगा क्यू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बताते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है भैया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलेगी, देखो ये फोर्स और इससे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब हमें ये डिस्टेंस चाहिए, जरा इसको यहाँ से मिला दीजिए। इसी तरह ये O है और यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तो हमें यानी कि ये डिस्टेंस चाहिए। अब देखिए ये एंगल कितना है थीटा, ये सारे एंगल्स कितने हैं थीटा, तो ये एंगल भी कितना हुआ थीटा, शीर्षाभिमुख कोण है ये, अपोजिट वर्सेस कोण एंगल, तो ये थीटा, तो ये नीचे क्या जाएगा L cos थीटा और ऊपर क्या जाएगा L sin थीटा। ये अरे भैया लेंथ है इस तरफ थीटा तो L cos थीटा, इस तरफ L sin थीटा। ना समझ में आ रहा हो तो sin थीटा का फॉर्मूला लगा के निकाल लो, ये L दिया ये थीटा दिया है, ये वाली लेंथ आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये लेंथ भी कितनी होगी L sin थीटा, तो क्यू ई इंटू एल साइन थीटा प्लस क्यू ई इंटू एल साइन थीटा। जिसको ये ना समझ में आ रहा हो एंगल वाला कॉन्सेप्ट, वो इस ट्रायंगल में साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दे, साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दे तो आंसर यही आ जाएगा आपका। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। चलिए तो देखिए ये दोनों सेम है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स क्यू ई एल साइन थीटा। थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए तो क्या लिख सकते हैं इसको, मैंने लिख लिया L को इधर लिख लीजिए जरा, तो Q 2L E साइन थीटा, तो Q इंटू 2L क्या होता है P E साइन थीटा, क्या आ गया ये टॉर्क। अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं, टॉर्क बराबर P क्रॉस E, क्या हो जाएगा P क्रॉस E, क्लियर है ना। A क्रॉस B क्या होता है ए बी साइन थीटा, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, नहीं तो एक तो ईटा कैप भी आएगा, ठीक है। अच्छा B क्रॉस A का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो ये कितना होगा बी ए साइन थीटा। तो बात आती है कि पी ई साइन थीटा को हमने P क्रॉस E ही क्यों लिखा, E क्रॉस P भी तो लिख सकते हैं, अगर E क्रॉस P लिखेंगे तो क्या आ जाएगा ई पी साइन थीटा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पीई साइन थीटा इसलिए लिखा है, देखिए जो नेट टॉर्क आपका आ रहा है क्लॉकवाइज, यानी कि जो नेट टॉर्क है वो कैसा होना चाहिए क्लॉकवाइज, ये तो हो गया यहां से। अच्छा ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, यानी कि जो आपका डाइपोल मोमेंट है P, इस P की डायरेक्शन कैसी है ऐसी है कि नहीं, और E ऐसे है, देखिए ये एंगल थीटा है। A क्रॉस B की डायरेक्शन कैसे आती है जरा मुझे बताइए, स्क्रू रूल सबने पढ़ा है, जहां दोनों वेक्टर मिल रहे हो वहां स्क्रू रखिए, पहले से दूसरे की तरफ घुमाइए, तो अगर मैं P क्रॉस E निकालूंगा तो ये ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज, और ये भी क्लॉकवाइज आ रहा था, दोनों मैच करने चाहिए, इसलिए क्या है ये P क्रॉस E। अगर मैं E क्रॉस P ले लेता यहां पर तो E क्रॉस P कैसा हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज, और आपका टॉर्क कैसा आ रहा है क्लॉकवाइज, तो समस्या आ जाती। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो P क्रॉस E ऑब्जेक्टिव में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, कभी E क्रॉस P दे देगा, P क्रॉस E, E डॉट P, P डॉट E, इस तरह करके तमाम ऑप्शन देगा। क्या याद रखना है P क्रॉस E, क्लियर है, नोट कर लें इसे।
अब देखिए जरा ये देख लेते हैं कि इस टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। देखिए क्या आया है, टाउ पी ई साइन थीटा। तो टाउ मैक्स कब होगा भैया, जब साइन थीटा मैक्स होगा। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। कब होती है, जब थीटा कितना हो आपका 90। तो अगर टाउ को मैक्स होना है, यानी कि टाउ मैक्स कितना होना है, पी ई, तो यानी कि अगर ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपकी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो डाइपोल को कैसे रखा होना चाहिए, ऐसे -q + q। ये आपका क्या हो गई, डायरेक्शन ऑफ p। तो टॉर्क क्या हो जाएगा इस पर, मैक्सिमम। मैक्सिमम कैसे, अब एक फोर्स लगेगा इधर और एक फोर्स लगेगा इधर, दोनों फोर्स जस्ट अपोजिट है, तुरंत घुमा देंगे इसको, तो टॉर्क क्या है, मैक्सिमम। अच्छा मिनिमम में देख लीजिए, तो अगर टाउ आपका क्या है फिर से, पी ई साइन थीटा, तो टाउ को अगर मिनिमम होना है तो साइन थीटा को भी क्या होना पड़ेगा, मिनिमम। और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है भैया, 0, सॉरी 0 नहीं, क्या होगी, -1, या 0 मानते हैं ना, टॉर्क को 0 होना है, टॉर्क निगेटिव थोड़ा ना होगा, 0 होगा। तो साइन थीटा क्या होना चाहिए, 0। 0 कब होगा, जब थीटा आपका क्या हो, 0 हो या 180 हो, या इसी तरह आप आगे बढ़ते चले जाइए। क्लियर है। तो देखिए, तो टॉर्क मिनिमम कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 0 ही हो जाएगा। अच्छा जरा इसको ड्रॉ करते हैं तो दो चीज़ें निकल के आएंगी। चलिए एक बार 0 के लिए ड्रॉ करेंगे, एक बार 180 के लिए। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैंने बनाया -q और ये मैंने बनाया +q। ये आपका हो गया डाइपोल, तो माइनस से प्लस की तरफ क्या हो जाएगा, p। ठीक है ना, तो p और e सेम डायरेक्शन में, तो थीटा क्या है, 0। अब ये पहले से अलाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है, E wants to align dipole in its ओन डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहती है डाइपोल से कि भैया हमारे साथ साथ चलो, जिस तरफ हमें उस तरफ आ जाओ। अब ये पहले से उसी के साथ है, तो कोई भी टॉर्क लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा जरा इसका, इस चीज को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब ये जैसे रखा वैसे रखा रहेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है। अच्छा चलिए मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, और डाइपोल आपका ऐसे रखा है, ये +q है, ये -q है। ठीक है, तो ये डाइपोल है आपका। अब ये p कैसे हो जाएगा, इस तरफ, और e किस तरफ है, इस तरफ। ठीक है ना, तो इक्विलिब्रियम अभी भी है। क्यों, क्योंकि देखिए दो फोर्स लग रहे हैं, एक इस तरफ लगेगा QE, एक इस तरफ लगेगा -QE, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम। तो ये टॉर्क तो 0 ही आएगा, टॉर्क 0 ही आएगा। लेकिन ये जो इक्विलिब्रियम है, ये कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, तो अगर कोई आपसे पूछे स्टेबल और अनस्टेबल में क्या डिफरेंस है, तो आप इसको बता सकते हैं, नोट कर लीजिए। फिर अब हम लोग आगे मूव करेंगे।
चलिए एक डाइपोल का क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। चलिए क्वेश्चन हिंदी में है, हिंदी में ही लिख लेते हैं। कह रहा है प्लस माइनस 10 माइक्रो कूलाम के दो आवेश, इंग्लिश में भी है, आप हिंदी में ही समझ लीजिए, इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एक दूसरे से 5 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित है। पूछ रहा है नंबर 1, इस द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र O से धनावेश की ओर, केंद्र O से धनावेश की ओर 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु A पर क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और B में क्या है? इस द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत केंद्र O से 15 सेंटीमीटर दूरी पर। बिंदु B पर, ठीक है। चलिए जरा इस क्वेश्चन का डायग्राम बना लेते हैं। देखिए पहले क्या कह रहा है, ये आपका माइनस क्यू है, ये आपका प्लस क्यू है, ये इसका केंद्र है O। कह रहा है केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई पॉइंट A है। कितना दूरी? 15 सेंटीमीटर, जहाँ पर आपको क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। दूसरे केस में क्या कह रहा है, इस O से 15 सेंटीमीटर ऐसे एक पॉइंट B है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो देखिए ये जो पहला केस है ये ऑन द एक्सिस का है, दूसरा केस किसका है? ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस क्या होती है, बताइए। अभी आपने देखा था K इंटू 2P अपॉन एक्स क्यूब, क्लियर है ना? K इंटू 2P अपॉन एक्स क्यूब। चलिए जरा वैल्यू देख ली जाए क्या। देखिए ये वैल्यू कितनी है आपकी, ध्यान दीजिएगा। ये पूरा कितना था? 5 मिलीमीटर। तो यानी कि देखिए इसका आधा करेंगे तो 2.5 मिलीमीटर, सेंटीमीटर बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.25 सेंटीमीटर और 0.25 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए तो E एट A क्या हो जाएगा? देखिए K इंटू 2P अपॉन एक्स क्यूब, K इंटू 2P अपॉन एक्स क्यूब। एक्स कितना है आपका? 15 सेंटीमीटर। तो EA बराबर K का मान 9 गुणे 10 की घाते 9 इंटू 2, P कितना होता है? Q, तो Q कितना है? 10 माइक्रो कूलाम, तो 10 गुणे 10 की घाते -6 इंटू बीच की डिस्टेंस कितनी है? 5 मिलीमीटर। तो 5 गुणे 10 की घाते -3, 5 गुणे 10 की घाते -3। क्लियर है?
एक्स क्यूब 15 सेंटीमीटर, तो 15 गुणे 15 गुणे 15। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो एक बार बदला -2 -2 माइनस का 2, तो ये -6 खत्म। क्लियर है? चलिए और देख लेते हैं। देखिए 5 यहाँ 15, ठीक है, 3 से ये गया 3 बार 9, फिर 3 से ये गया 5 बार 15, फिर 5 से ये गया 2 बार, कितना आ गया 2। देखिए कितना आया 2 2 4 और नीचे 15। चलिए 10 की घातें देख लीजिए कितनी बची हैं। 10 की घातें 9, 10 की घातें -3, तो 10 की घातें कितना बचा है? 10 की घातें बचा है ये आपका 6। सही है, एक बार मैं कैलकुलेशन देख लेता हूँ। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नहीं, कोई गड़बड़ मेरे समझ से नहीं। 10 की घातें अगर इसको 5 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 40 और ये 40, ठीक, बिल्कुल सही है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 15 से 4 में भाग दीजिए, या इसको ऐसे कर लीजिए 40/15 और ये 10 की घातें 5, अब आराम से डिवाइड हो जाएगा। तो 15 दूनी 30, कितना बचा 10, 0 बढ़ाया तो 0 बढ़ाएंगे तो कितने टाइम्स जाएगा 6 टाइम्स 90, फिर कितना आएगा 10, फिर 100 हो जाएगा, फिर 2.66, 10 की घातें 5 न्यूटन पर कूलाम। ये क्या आ गया EA। चलिए सेकंड देख लेते हैं। अब देखिए सेकंड करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं, या तो डायरेक्ट कर दीजिए या तो अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो सॉल्व अगर आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं करना चाहते हैं तो आपको मालूम है कि जो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की कितनी होती है, आधी होती है। ठीक है ना, तो या तो आपको ऐसे करना हो तो ऐसे कर लीजिए, सीधी सी बात है। सब कुछ सेम रहेगा, 2 नहीं आएगा, बाकी सब तो सेम रहता है ना, P/x3। तो क्या लिखेंगे हम लोग, E@B इज इक्वल टू E@A/2। तो E@B 2.66 गुणे 10 की घातें 5/2, तो जो EB है वो 1.33 और 10 की घातें 5 न्यूटन पर कूलाम आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का काम जो है यहां से खत्म हुआ, इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक फील्ड का काम। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। वहां पर फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी लेकिन पोटेंशियल के साथ आएगी। नॉर्मली देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक अलग टॉपिक है और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एक अलग टॉपिक है, लेकिन आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग पोटेंशियल के नाम पर कोई भी टॉपिक नहीं अलॉट किया गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद सीधे वो कहाँ आ गए हैं, कैपेसिटेंस पर। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही आपको क्या कवर करना है, पोटेंशियल कवर करना है। तो देखिए क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम इलेक्ट्रिक शब्द का यूज बार बार नहीं करेंगे, केवल पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस देखिए क्या है, मान लीजिए 2 पॉइंट हैं A
और B। इस B पॉइंट पर कोई चार्ज रखा है, कुछ भी मान लीजिए Q0 रखा है, ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। इस पॉइंट चार्ज को उठाकर मुझे यहाँ से यहाँ लाना है। कहाँ से कहाँ लाना है? B से A। अगर आपको याद हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जब हम पढ़ते थे तो पोटेंशियल निकालते थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या करते थे, एक मास को लेते थे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते थे। अब आप किसी को लेकर जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपको काम तो करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो उसी काम की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो काम उसने किया W एक्सटर्नल, कहाँ से कहाँ ले जाने में, B से A ले जाने में, ठीक है। अच्छा, कंडीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस प्रोसेस में B से A जाने में, B टू A जाने में जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो होना चाहिए। इसको अगर आप एनालाइज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², m तो पहले से कांस्टेंट है, यानी कि जो v है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। या v कांस्टेंट का मतलब हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, जब नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। क्लियर है? तो हमारी रिक्वायरमेंट ये है, लेकिन अगर हम रिक्वायरमेंट को अच्छी तरीके से एनालाइज करें तो हम ये पाते हैं कि अगर हम एफ नेट जीरो कर दें तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। तो वेलोसिटी कांस्टेंट तो मास तो पहले से कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गई। अब जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो उसमें कोई चेंज होने वाला है नहीं। तो ये हमारी मेन रिक्वायरमेंट हो गई कि अगर हम ये कर दें तो ये अपने आप हो जाएगा। तो जब हम डिफिनीशन देते हैं किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए डिफरेंस हमेशा क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो VA माइनस VB क्या होता है, W एक्सटर्नल। कहाँ से कहाँ, W एक्सटर्नल मतलब हमारे द्वारा किया गया कार्य, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, बाह्य सोर्स द्वारा किया गया कार्य, ठीक है ना। अब ये बाह्य सोर्स की जरूरत क्यों पड़ रही है, अभी हम लोग थोड़ी देर बाद समझ जाएंगे जब डेरिवेशन करने जाएंगे, ठीक है। W एक्सटर्नल कहाँ से कहाँ ले जाने में, B से A ले जाने में, अपॉन जिस चार्ज को ले जा रहे हैं उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और कंडीशन क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, जीरो। इसको हम इस शब्दों में कह सकते हैं, चार्ज शुड बी मूव वेरी स्लोली। अगर आप NCERT किताब देखेंगे तो वो इसको लिखता है इनफाइनाइटेसिमल स्टेप्स, मतलब इसको छोटे छोटे स्टेप्स में बांट लीजिए, इतनी डिस्टेंस को इनफाइनाइट स्टेप्स में, और एक एक स्टेप चलना है, मतलब बिल्कुल इस तरह से, मतलब बिल्कुल छोटा छोटा छोटा, ठीक है ना। बहुत छोटा छोटा चलने से क्या होगा कि जो वेलोसिटी में चेंज है वो समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? तो पोटेंशियल डिफरेंस आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में किसी चार्ज को ले जाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य और उस चार्ज का जो रेशियो, अनुपात है, उसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। कैसे लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंसी या एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल फोर्स ऑन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर टू दैट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर, हिंदी में विभवांतर। इंग्लिश में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स ऑन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर टू दैट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। क्लियर है? अब हम लोग को पढ़ना क्या है, पोटेंशियल पढ़ना है। वास्तव में पोटेंशियल नाम की कोई चीज डिफाइन हुई नहीं, जो भी डिफाइन हुआ वो क्या डिफाइन हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन हाँ, कुछ हमारे पास एजम्पशन थे, जैसे हमको ये बताया गया कि भैया देखो जो इनफाइनाइट पर पोटेंशियल है वो जीरो है। तो इसी का यूज करते हुए हमने क्या किया, जो हमारा B पॉइंट था उसको हमने मान लिया कि ये जो B पॉइंट है वो इनफाइनाइट पर है और यहीं पर पॉजिटिव चार्ज रखा है। तो अभी तक जो चार्ज को हम कहाँ से कहाँ ला रहे थे, B से A, अब कहाँ से कहाँ लाएंगे, इनफाइनाइट से A। तो W एक्सटर्नल इनफाइनाइट से A, तो पोटेंशियल डिफरेंस देखो क्या हो जाएगा, VA माइनस V इनफाइनाइट,
बराबर W एक्सटर्नल इनफाइनाइट से A अपॉन Q नॉट। अब V इनफाइनाइट 0 है तो VA आ गया W एक्सटर्नल इनफाइनाइट से A अपॉन Q नॉट। तो अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए तो आप अपने चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर आइए, क्योंकि इनफाइनाइट का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो पोटेंशियल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या है ये केवल पोटेंशियल, कैसे डिफाइन करेंगे? किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और उस आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विभव कहते हैं। द रेशियो ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स ऑन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट टू दैट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। मेरे समझ से यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। कंडीशन यहां भी वही रहेगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। इस कंडीशन को लोग भूल जाते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना है, बहुत ही स्लोली लाना है। अब अभी हम लोग जब डेरिवेशन करने जाएंगे, पोटेंशियल का जो फार्मूला निकालेंगे हम लोग, वहां पर देखेंगे कि ये क्यों होना चाहिए, इसकी क्या जरूरत है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। क्लियर है? तो आज हम लोगों ने देखिए क्या क्या पढ़ लिया है। आज हम लोगों ने शुरुआत की थी इलेक्ट्रिक डाइपोल से, डाइपोल को डिफाइन किया, डाइपोल मोमेंट को डिफाइन किया। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी थी जिसकी डायरेक्शन -q से +q की तरफ थी और जिसका मैग्नीट्यूड क्या था, q इंटू 2l, यानी कि चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी किसकी वजह से, डाइपोल की वजह से, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, किसी भी उसके एक्सिस में किसी पॉइंट पर। फिर दूसरा केस देखा ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, उसको भी निकाला हम लोगों ने। देखा कि जो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो दो गुनी थी, 2 टाइम्स थी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से। उसके बाद हम लोग ने देखा अगर डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर कितना टॉर्क लगता है। वो टॉर्क भी हमने निकाला कितना आया, PE sin थीटा या P क्रॉस E। उसके बाद हमने ये देखा कि वो मैक्सिमम कहाँ है, मिनिमम कहाँ है। उसके बाद उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन किया और उसके बाद हम लोग कहाँ आ गए, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल पर। तो यहाँ तक हम लोगों ने आज पढ़ा है। इसके बाद जो कल है हम लोग आगे इसके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि पोटेंशियल कितना होता है। फिर उसके बाद डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कितना होता है। आज क्या देखा, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। कल क्या देखेंगे, डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कितना है। अभी तक हम लोग ने देखा था स्फेरिकल सेल वगैरह की वजह से, स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी। अब देखेंगे स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपने पास 4-5 क्लासेस और हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक को आराम से निपटाएंगे। जब लास्ट की दो क्लासें बचेंगी तो उसमें चलेंगे केवल और केवल न्यूमेरिकल। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।